नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फॉर टीवी न्यूज़। मेरे प्रोग्राम फॉर व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ। और दोस्तों, मौजू आज किसान अन्नदाता जो जिसे हिंदी में हम अन्नदाता कहते हैं, आज क्या मजबूरी है कि वो आज आंदोलन पर उतर आया है और यहाँ तक कि तमाम अपना राशन भर के ट्रॉलियों में और एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ा है, जिसमें ये कहना चाहता है किसान के उसे अपनी शराइत मनवाए बगैर घर वापस नहीं आना। आखिर ऐसी कितनी बड़ी जो है वो चिंता का विषय है ये कि जो नए कानून पास किए गए हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अपने मन की बात में भी उन्होंने कहा कि ये किसानों के फ़ायदे के लिए है। शायद किसान ये भी सोच रहे होंगे कि लगभग पिछले 5 सालों से हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार किसानों से वादा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी आमदनी को दुगना कर देंगे। दोस्तों, मैं मंडी का भी देखिए किसानों से मुलाकात की है। किसान नारे लगा रहे हैं, जोश में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बड़े पहरे हैं और किसानों को कोशिश की जा रही है कि जो जहां जिस मैदान को ऑफ़र किया गया है वो मैदान क्या है। वो मैदान यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है, निरंकारी जो एक स्पिरिचुअल संगठन है उसका, और ये इतना बड़ा मैदान है जहाँ 3 या 5 लाख लोगों का पता ही नहीं चलता। और यहाँ दिल्ली का कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी तरह का दबाव नहीं होगा। ये 6 महीने वहाँ खाना बनाकर पका कर खाते रहें तो सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से तमिलनाडु के कुछ लोग लगभग सालों साल जो है वो बैठे रहे जंतर मंतर पर और भूखे रहे, प्यासे रहे, नंगे हो गए, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। तो मगर चूंकि वो इतने कम थे कि सरकार को कोई दिक्कत हो नहीं रही थी तो वो बैठे रहे। इसी तरह का इक़दाम शायद सरकार इन किसानों के साथ भी चाहती हैं जो जुटे हैं राकेश टिकैत के साथ इधर जो उत्तर प्रदेश से लगते हुए बॉर्डर्स हैं उन पर, और जो पंजाब और हरियाणा के किसान और मध्य प्रदेश के किसान हैं वो ये जो बॉर्डर है हमारा जो करनाल या NH1 को कनेक्ट करता है, इस बॉर्डर पर भी काफ़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी है। और किसान ये कहना चाहते हैं कि वो इस इलाके से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर अपना प्रदर्शन करेंगे तो ये करेंगे जंतर मंतर पर। चूँकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की जो है पहुँच होगी, राष्ट्रीय मीडिया की पहुँच होगी, लोगों को शायद कुछ तकलीफ़ होगी तो सरकार पर दबाव बनेगा। मगर सरकार ऐसा नहीं चाहती। किसान भले ही 2-4 साल के लिए वो निरंकारी मैदान में, जो जिसे रेवाड़ी मैदान कहा जा रहा है, उसमें आकर पड़े रहें और खा पका कर अपना जो भी उन्हें करना है वो करते रहें। भले ही उनके खेत जो है पीछे से सूख जाएं, उनको फसलों के वो बो ही ना पाएं। ये तमाम सिचुएशन जो है सूट करती है, जो है वो कैसी दिल्ली सरकार को भी सूट करती है। केजरीवाल भी नहीं चाहते कि वो बदन इंतज़ामी पर जो है किसी तरह का कोई क्लेम लें। भले ही किसान जो है फिर वो मैदान में पड़े रहें और केजरीवाल भी कहते कि हमने आपको जगह दी थी। जगह कैसी दी थी, मैं आपको इसकी लोकेशन की बात बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मैदान है और चारों तरफ रिंग रोड है, यहाँ फ्लाईओवर्स हैं। यानी कि इस मैदान के अंदर अगर किसान 4 साल नहीं 10 साल भी पड़े रहें तो न सरकार को दिक्कत होगी, न जनता को दिक्कत होगी, और हार थक कर बहरहाल ये अपने घरों को लौट जाएंगे। दरअसल क्या है ये मानसिकता, क्या है कि आज की तारीख में आप आंदोलन को भी प्रॉपर जगह देने पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ इससे इस सब चीज़ों से केजरीवाल से भी आगे बढ़ते हुए और दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी आगे बढ़ते हुए हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने कमाल कर दिया है। वो कहते हैं किसानों को कि ये जो है इससे कोरोना फैल जाएगा और कोरोना की दिक्कत की वजह से हम इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो खट्टर साहब का इस बात को मीडिया बार बार दिखा रहा है, हिंदी मीडिया बार बार दिखा रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है हिंदी मीडिया कि हाँ वाकई जो है इससे ख़तरा है कोरोना बढ़ने का, तो किसानों को एहतियात बरतनी चाहिए, इनको रोक भी लेना चाहिए। बड़ा कमाल का मीडिया है हमारे हिंदुस्तान का। ये मीडिया अभी एक तरफ ये विंडो चला रहा है जहाँ पर आप कह रहे हैं खट्टर साहब कि भाई ये लोगों को जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना फैल जाएगा और ये वबा फैला दी जाएगी। इसी तरह का खतरा केजरीवाल साहब भी बता रहे हैं जो है, क्योंकि किसानों के इकट्ठा होने से कोरोना फैल सकता है। बिहार में इलेक्शन हो रहे थे, वोट मांगकर ये लोग जमा कर रहे थे, जब इनकी रैलियों में भीड़ होती थी तो यही मीडिया
जो आपके देश का होने का जो है और जनता की आवाज़ होने का दावा करता है, ये कह रहा था कमाल कर दिया है, बहुत बड़ी भीड़ है मोदी जी के और योगी जी के आंदोलन में। इस सब बात को तो पुरानी को छोड़ दीजिए कि आज की बात में अगर देखें तो हैदराबाद के अंदर अमित शाह के कंधे से कंधा मिलाकर लाखों लोगों की जो भीड़ सड़कों पर निकल रही है, मीडिया गदगद है, खुश है, पूरा जो है वो मीडिया के एंकरों के चेहरों पर ऐसी चमक नजर आ रही है जैसे पूरी हैदराबाद को फतह कर लिया और लोग कंधे से कंधा मिला रहे हैं। दूसरी तरफ विंडो में चला रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, सुनिएगा ध्यान से, इस मीडिया के चरित्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं है कि कोरोना की बात करें, मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें। जो किसान, ये सिर्फ किसान नहीं है, एक बात याद रखिए, इस देश का जो जवान सीमाओं पर रक्षा करता है वो इन किसानों के घर में जन्म लेता है। इन किसानों की जो माएँ हैं वो इन लालों को पैदा करती है जो इस देश की, इस सरजमीन की सरहदों की रक्षा करते हैं। और खेत में ये किसान और उनकी माएँ और उनके बाप जो रक्षा करने वाले जवान हैं, इस देश के लिए अन्न उगाते हैं, खाना उगाते हैं और अपना पेट भी भरते हैं और दूसरों का पेट भी भरते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो पूंजीपति मानसिकता के हैं वो ये कहेंगे कि ये तो उसकी कीमत लेते हैं। एक बात आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, ये कीमत देने की तुम्हारी औकात तब होती है, वर्ड सुनिएगा, जितने पूंजीपति हैं, जो टॉप नंबर 1 बैठा है, तू भी सुन ले ध्यान से, तुझे भी बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे पास जो पैसे आते हैं, ये किसान आखिरी बायर ना हो तो तुम्हारी औकात नहीं है इस देश में तुम 5 नए पैसे पैदा कर लो। यहां की एक्सपोर्ट की स्थिति तुम जानते हो, कुछ भी नहीं है। यहां पर एक्सपोर्ट करने के लिए तुम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, ये बेसिकली आखिरी बायर के तौर पर जो इस देश को चलाता है, जो इस देश की जीडीपी को चलाता है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, वो ये किसान हैं जो ये जीडीपी में 20% अपनी हिस्सेदारी रखता है। 20% नहीं, ये 80% बाकी जीडीपी का आधार है, बुनियाद है। चूंकि ये जब इन्हीं घरों में ये जब ये पैदा करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये जब पैदा करते हैं किसी चीज़ को, तो ये जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, दुकानों पर लाला जी आप सब बेचते हो, ये इसलिए आप बेच पाते हो क्योंकि ये जो 20% जीडीपी में हिस्सा रखने वाले 80% गांव में रहने वाली आबादी का पेट पालने वाले जो किसान हैं, चूंकि वो 30 से 40% एक गांव में किसान होते हैं और बाकी 60 से 70% जो लोग होते हैं वो इन किसानों के खेत में दूसरे काम करके इनका सहयोग करते हैं और इस तरह पूरे गांव की अर्थव्यवस्था चलती है। ये गांव के लोग, ये शहरों में मिस्त्री, मैकेनिक, दुकानदार, बाजार, ये इसलिए आपके पनपते हैं क्योंकि किसान खेत में अपना प्रोड्यूसर करता है। बेसिक रीड जो है वो आपका किसान है और जो जमीन में प्रोड्यूसर पैदा कर रहा है वो इस अर्थव्यवस्था को जो रोटेट करता है। यानी अब मान लीजिएगा कि 30% किसान, 70% देश को चलाने की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर आती है। वो अलग बात है, ये लंबी बहस हो जाएगी कि मैं इस पर बात करूं कि जो आप में से कुछ बहुत अमीर हो जाते हैं मगर आप लोग फिर शोषण करने पर उतर आते हैं। ये एक अलग से मुद्दा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस किसान की बात कर रहा हूं जिसके बेटे बंदूक उठाकर इस देश की सरहदों की रक्षा करते हैं और वो किसान हल उठाकर अपने खेत में जोतने के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद को बोता है, इस जमीन के सीने को सींचता है। आज उसके साथ इस तरह का व्यवहार बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये किसान की दुर्दशा है। आज उसके जाति पाति और धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी तक जो है वो किसान आंदोलन को कहा जा रहा है। देखिए, आज अगर ये सूरत हाल इस देश में हो जाएगी कि जो हिंदू हित की बात नहीं करेगा और किसी और मुद्दे की बात करेगा या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करेगा, वो सब कोई पाकिस्तानी है, कोई खालिस्तानी है, कोई अंग्रेज़ है तो कोई दूसरा है, ये इस देश को तोड़ने की हरकतें हैं। इनको बंद करिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये लोग, तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम कितनी बड़ी आग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये हरकतें बंद कर दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, ये किसानों की स्थिति है कि वो अड़े हुए हैं, जबकि किसान अभी पूरी तरह से इस कानून की सच्चाई नहीं जानता। क्योंकि अगर कानून उस एंगल से देखेगा जिस एंगल से मैं इस कानून को देख रहा हूँ, तो वो
पूरे देश के जो ये कह रहे हैं कि वो किसान घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और सिर्फ जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्नों का पेमेंट नहीं हो रहा है और जो बहुत ज़्यादा बल्क में गेहूं और राइस उगाते हैं उन लोगों को जिस पर एमएसपी दी जाती है, मिनिमम गारंटी दी जाती है और हमारे गोडाउन्स भरे जाते हैं, वो किसान जो है पूरी तरह से जागरूक भी है और ये इस पैटर्न को जानता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको कहते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए कम से कम पंजाब का किसान ये बात बहुत अच्छे से समझता है कि जब वो एक आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, चूँकि यहाँ इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग सब अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप के अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी के एक कानून लागू किए जाते हैं, पहले ही एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एनवायरनमेंट बनाकर ज़मीनों को मतलब मॉर्गेज किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है और इसमें उगाया किया जाता है। फूड सिक्योरिटी को मैं क्यों क्या कह रहा हूँ, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर बाज़ार में आप कंटेंट पर लिख कर बेचते हैं कि आपके गेहूँ में, व्हीट में कितना कंटेंट है, आपके चावल में क्या कंटेंट है, आपकी दाल किस कैटेगरी की है। ये सब कुछ जो है एक स्पेशल बीज वो बोते हैं, उसके कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसका कंटेंट, उसके बॉक्स, उसके डब्बे या उसके पैकेट पर लिखा होता है। और जो इस सब पर मुनस्सर नहीं करता, जो इस पर पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता है, बाजार में उसको फूड इंस्पेक्टर या सिस्टम जो है वो उसको ब्लॉक कर लेता है और उसको बेचने नहीं देता है। तो जो किसान अभी देश में से आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे, वो नहीं जानते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो ये नहीं जानते हैं कि कल तुम्हारे 1 एकड़ 2 एकड़ छोटे किसान होने की वजह से तुम समझते हो तुम पर फर्क नहीं पड़ेगा, तुम पर फर्क पड़ेगा जब ये तमाम कानून, जब ये पॉलिसी, जब ये चालाकी जो है एग्जीक्यूट की जाएगी बड़ी कंपनियों द्वारा, जैसे दूसरे देशों में की जाती है। उस वक्त जो है तुम्हारी गोभी, तुम्हारा टमाटर, तुम्हारा आलू भी कंटेंट के हिसाब से नहीं बिक पाएगा। मजबूरन तुम्हें बड़ी कंपनियों का बीज लेकर अपनी ज़मीन को उन्हें देना पड़ेगा और अपने खेतों में नौकरी करनी पड़ेगी। ये तमाम उसकी बुनियादें रखी जा रही है। पंजाब का किसान ये बात जानता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर ये सोच रहे हूँ कि भाई मैं सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूँ और किसान जो है वो वाकई इस वक्त बहुत परेशान है, तो माफ़ कीजिएगा, ये परेशानी आप लोगों के सामने भी आने वाली है। ये कैसे आने वाली है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले थोड़ा सा मंडी का रुख कर लेते हैं और मंडी में मैंने बात की है ज़रा जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जिन्हें आड़ती कहते हैं, छोटे आड़ती जो किसानों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेटर रखते हैं, उनकी ज़रा बात सुनिएगा। और फिर मैंने बात की है एक बड़े ट्रेडर से, जिसे बड़ा आड़ती कहा जाता है। वो आड़ती नहीं बल्कि इन आड़तियों से जो कुछ माल इकट्ठा होता है या बड़ी जो इनके बायर्स हैं जो खरीदते हैं, उन खरीदारों से माल सारा खरीद कर एक्सपोर्ट के लिए जगह मुहैया कराता है और स्टोरेज करता है और बड़े बाइंग करता है। इन साहब की भी बात आप सुनिएगा। ये बड़े खुश हैं क्योंकि अगर इससे इनको माल और सस्ता मिल जाएगा और इनको बहुत सारे खर्चे इनके बच जाएंगे और किसान से ये मन चाहे कीमत पर ले पाएगा। और ये जो बीच में से लोग बोली लगाकर इनको रेट दिलवाने का काम करते हैं और बीच में इनकी जो मजबूरियां पर वो इनको फंडिंग करते हैं, उससे भी जो है इनका निजात मिलेगा। तो इनकी बात सुन लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। मैं किसानों की उस मंडी में पहुंचा हूं जहां तमाम आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं, हम धरने पर प्रदर्शन पे भी देखा, किसानों की बातें भी सुनी। दरअसल हम उन लोगों की बात भी सुनना चाहेंगे, दरअसल जिनके बूते पर ये किसानों के अपने कारोबार चलते रहे थे। किसान नहीं चाहता कि मंडी ख़त्म हो या फिर एमएसपी ख़त्म की जाए। तो बेसिकली जो मंडी के लोग हैं, इन तक कोई टेलीविज़न वाला नहीं पहुँच रहा है। तो मैं आपके लिए ये जानकारी हासिल करने के लिए आया हूँ कि दरअसल मंडी में जो लोग कारोबार और किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं वो क्या सोचते हैं। तो जनाब, आप यहाँ पर आड़ती हैं, आपको क्या लग रहा है ये सरकार का जो फैसला है कि मंडियाँ ख़त्म कर दी जाएं और किसान सीधे जो है वो बेचेगा अपने माल को? ये एक गलत फैसला है और ये किसानों के लिए, आड़तियों के लिए, सबके लिए गलत है। नहीं, अब मतलब आप गलत तो कह रहे हैं, इससे क्या नुकसान, आड़तियों को क्या नुकसान होगा, किसान को क्या? किसान को तो ये नुकसान होगा। अब ये मंडी सरकार इस कानून में कह रही है कि बाहर खरीदेगी। अगर हम अब मंडी में बैठे हैं, प्लेटफार्म है, लेबर का इंतजाम है, सब कुछ है, और अब यहाँ से बाहर हम दुकान खोल लेंगे। अब यहाँ तो हम कमीशन के तौर पे काम करते हैं
जो भी है हम 10 रुपए भी बढ़ते होंगे तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे जमींदार के लिए, अच्छा। बेचने के लिए। अगर हमने वो माल अपने पेटे खरीदना पड़ेगा तो हम उस जाहिर है कि 100 रुपये मंदा चाहेंगे उसको। अच्छा, तो मतलब किसानों से पहले से ही आपकी खेती का कुछ तय होता है या सिर्फ मंडी में नहीं, लाते हैं तो सिर्फ मंडी में लाते हैं, खरीदार जो ऊंचे रेट पे लेता है उसको बेचते हैं, जो कम। मतलब आपका मानना है कि किसान और आड़ती दोनों का नुकसान होगा? हाँ, दोनों का नुकसान होगा। अच्छा, अब दोस्तों हम एक बार दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कई किसानों का ये कहना है कि वो जब मंडियों में आते हैं उन्हें ब्याह शादी किसी चीज़ में ज़रूरत होती है या फसल बोने की ज़रूरत होती है तो आड़तियों से एडवांस लेके चले जाते हैं। सरकार उनका माल तो ज़रूर जो है वो खुले में बेचने के लिए कहेगी, मगर जब उनको ब्याह शादी या दूसरी चीज़ों में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी फिर ये पैसा उनको कौन देगा? नहीं, देखो ऐसा है, इतना तो हम पैसा नहीं देते, फिर बाकी जो है जो जमींदार अगर किसी का हारी है बीमारी है उसमें हम उनको देते हैं एडवांस, खाद बीज के लिए पैसा देते हैं और फिर मंडी में फसल लाते हैं और फिर हम उसमें कंपटीशन में 4 आदमी अगर खरीदते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट इनको मिले। अच्छा, देखिए दोस्तों, बात यह है कि हारी बीमारी या बीज के लिए खाद के लिए पैसा जो है वो मंडियों से किसान ले लेता है, उसके बाद भी उस पर रेट सस्ता नहीं होता, उसका कंपटीशन होता है मंडी में आने के बाद कि कौन उसको ज़्यादा रेट देगा। तो यहाँ एक जो कंपटीशन होता है कि किसको माल की कितनी ज़रूरत है, ये एक मंडी होती है, इस मंडी में ख़रीदार भी आता है, इस मंडी में एक्सपोर्टर्स भी आते हैं, इस मंडी में मील वाले भी आते हैं और किसान भी आते हैं, और यहाँ आड़तियों के साथ चूँकि उनके संपर्क होते हैं, बिचौलिए होते हैं जो एक कंपटीशन करवाते हैं हेल्दी, जिसमें एक मार्केट का जो रेट उनको मिलना चाहिए कंपटीशन के साथ मिल जाता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही बात है। और अगर वो अब खुले में चले जाएंगे किसान जो है, क्या उनको सारे मिल और सारे एक्सपोर्टर के एड्रेस पता होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। आप एक बात बताओ, अगर मंडी में ले आऊँगे तो 10 आदमी खरीदार होंगे, उनमें कंपटीशन होगा, जो ज़्यादा लेगा उसको बेचेंगे। अगर गांव में जाएंगे तो एक आदमी तो अपने मनमानी से लेगा। एक बात और मैं दोस्तों आप लोगों को समझाना चाहूँगा, यहाँ वो समझने की है। अगरचे किसान जिस वक्त मंडी में लेके आता है अपना माल, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि माल आपके यहाँ ज़्यादा उतार जाता है, बहुत ज़्यादा माल मंडी में आ जाता है, ऐसे में अगर किसान को खरीदार ना हो और वापस ले जाना पड़ने की नौबत आए तो क्या फिर वो अपने रेट बहुत हद तक नीचे गिरा देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो अगर आज खरीद नहीं है तो कल बिकेगा। अगर कोई मान लिया किसी 2 कारण दिन से से आज चार, खरीदार तो नहीं एक ये इस फसल की बात नहीं कर रहा, सिचुएशन को समझिए, मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ। मान लिया माल बहुत ज़्यादा आ गया है, फसल अच्छी हुई है, सारी बात आपको आके किसान आ गया, 4 दिन 5 दिन वेट कर रहा है, किसी ने मतलब आड़ती ने आप में से भी किसी ने नहीं दिया या आपके पास भी बायर नहीं आया, नहीं दिलवा पाए, और अगर इसको ये माल वापस ले जाना पड़े तो क्या उसको ये माल सस्ता बेचना पड़ेगा? नहीं, वापस ले जा ही नहीं सकते, चाहे 2 दिन में रेट आओ 4 दिन में आओ, वो बेचेंगे अपना माल। अच्छा, इंतजार करेंगे कि रेट आए। अगर किसी एक दुकानदार के पास वो पहुंचे, एक स्टेशन पर वो पहुंचते हैं इसी तरह कैरी करके, मतलब पानीपत, सोनीपत, करनाल, लखनऊ, कहीं भी वो पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद एक ही था खरीदार, उसने जो है रेट नहीं दिया, तब वो क्या करेगा? क्या वो वेट किसका करेगा वहाँ? वो 1-2 दिन वेट करेंगे, दूसरा खरीदार भी आ जाओगे। नहीं, दूसरा खरीदार वहाँ कहाँ से? मंडी में ही तो आ सकता है। हाँ, अगर मंडी नहीं है तो दूसरा खरीदार कहाँ से आएगा? वो जिसके दरवाजे पे लेके तो माल सस्ता बिकेगा। जब वहाँ दूसरा खरीदार नहीं आएगा तो अपने हिसाब से लेगा, अपने हिसाब से लेगा। अच्छा दोस्तों, ये तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मंडियों की। अब मैं आता हूँ होलसेल व्यापारियों पर, उनको कितना इससे फ़ायदा या नुकसान होगा हम बात करेंगे। आपका स्वागत है 4 TV पर। तो ऐसा है जी, जब भी कोई नया कानून आता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। बिल्कुल, एक परंपरा है, व्यवस्था है, सालों से क्या दशकों से चली आ रही है। भाई किसान जो है आड़ती के पास एडवांस ले जाता है, फसल लेता है, बेचता है, और जहाँ मंडी है वहाँ खरीदार भी जाता है। पहले सिस्टम था, अभी बोली होती थी, अब वो सिस्टम खत्म है। अच्छा, खरीदार अपना रेट बोलता है मंडी में भी। अच्छा, इस वक्त मंडी में भी खरीदार अपना रेट बोलता है, जैसे हाँ। पहले ऑक्शन होता था, बोली लगाई जाती अब ऑक्शन नहीं कि होती, क्या दिया जाए। ऑक्शन अब नहीं होती। 10% मंडियां
और स्थान ऐसे हैं जहां कभी कभार 5% माल की ऑक्शन होती है। वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो कंपटीशन करना नहीं चाहते। किसान नहीं कराना चाहते कि नहीं, किसान के कहने से नहीं करते, वो व्यापारी नहीं कराना चाहते आपस में। अच्छा। भाई एक आदमी को माल देना है, दूसरे को नहीं देना। अगर ऑक्शन होगी तो उसमें तो कोई भी आके बोली दे देगा। अच्छा, मतलब जो अब मंडी में जो भी व्यापारी हैं वो आपस में हाँ, तय कर लेते वो हैं सिचुएशन बिजनेस की वजह से है। बिजनेस ट्रेंड है, लॉस हो गया, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, सो बातें हैं। अच्छा, आपकी नज़र में जो आप बड़े व्यापारी हैं, जैसे एक्सपोर्ट के लिए आपको माल चाहिए होता है इकट्ठा चीज़ें, आपको इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान नज़र आ रहे हैं? देखो जी, अलग अलग अगर कोई अपने बाहर मंडियां बनाएगा निजी, अपने जो काउंटर बनाएगा वहाँ पे वो बैठेगा। वहाँ सरकार ने जो मंडी में मार्केट फीस है या जो कच्चे आड़ती को 2.5% देता है वो उसको बचेगा। उसका अपना काउंटर होगा, 6% की 5% की उसको बचत होगी। सरकार का ये मानना है कि उस 6% में जो आप उसको 150-200 रुपये क्विंटल मंडी में खर्चा देना पड़ता है बिचौलिए का या मार्केट फीस का या जो APMC के तहत सरकार स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेज हैं जो कि अब तो कम करा दी गई हैं। पहले 4-4%, 5-5% होती थी, तो वो व्यापारी को बचेगा, इसलिए वो सोचता है मैं बाहर लूँ मंडी से। अच्छा, वो सोचेगा कि जो मंडी का जो चार्जेस देना पड़ता है वो उससे मंडी से बाहर लेके तो हाँ, वो उसका बचेगा, मंडी से बाहर लेगा तो वो बचेगा। दूसरी बात, एक बात आप बताइए, जिस तरह कोई भी किसान मंडी में इजीली पहुंच जाता है, आप लोग जो माल देते हैं वो किसी आप एक्सपोर्टर्स को, मिल्स को, किसी बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको माल इकट्ठा करके देते हैं, तो इन सारे जो प्लेयर्स हैं वो सब आपके यहाँ के आसपास के लोकल होते हैं कि वो दूर दूर के लोग होते हैं? देखो जी, वो तो दूर दूर के भी हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, लेकिन ये सोचना कि भाई इनके कंपटीशन से माल महंगा बिकता है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कुछ और सवाल कर रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि जिनको आप, चूँकि आप होता क्या है, किसान आता है, इन भाइयों को माल दिया जाता है, ये बिकवाते हैं, ये इकट्ठा करते हैं, माल आपको देते हैं, आप जो है चूँकि बड़े बायर हैं तो आप बड़े ट्रेडर को ये सप्लाई कर देते हैं। बहरहाल आप इनके पास यहाँ अवेलेबल हैं, ये बहुत सारे हैं, आप 1-2 हैं, ये सारा इकट्ठा होकर आपके पास आ गया। आपने इस माल को बड़े जो व्यापारी हैं जो बॉम्बे में, हैदराबाद में, जहाँ भी आप मानते हैं, उनको आपने उसको सप्लाई कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि किसान जो है ये ट्रेडर को ये डायरेक्ट नहीं दे सकते? जो एक दुकान बाहर खोल के बैठेगा, क्या वो बड़े एक्सपोर्टर जगह जगह पर अपनी अलग दुकानें खुलवाएंगे, या फिर कोई जो कारोबार करेगा वो कैसे ये साबित करेगा कि किसका ये माल जाने वाला है? देखो जी, वो उनके एजेंट होते हैं, वो उनके मध्य होते हैं। अच्छा, वो कमीशन बेस पे लेते हैं, बेचते हैं। मतलब दोस्तों बात ये है सिंपली कि कमीशन बेस उनके एजेंट फिर भी मार्केट में आएंगे। मंडी अगर ख़त्म होगी, किसान की सुविधाएं अगर ख़त्म होगी, छोटा ट्रेडर अगर ख़त्म होगा, बड़े ट्रेडर को सिर्फ फ़ायदा होगा। उनके लोग जो है मार्केट में बाहर अपनी दुकानें खोलेंगे, उसको किसान की मनचाही मर्जी से फिर उनको अपने माल बेचने पड़ेंगे। किसान, चूंकि यहाँ कंपटीशन है, सदियों से चली आ रही परंपरा को फॉलो किया जाता है मंडी में, और इस मंडी के जरिए जो है किसानों को तरह तरह के फायदे होते हैं। ये सवाल सीधा है, क्योंकि आज की तारीख में जो सरकार के नई नियमावली है उसमें जो जमाखोरी के पहले नियम थे, संरक्षण नियम, वो भी खत्म कर दिए गए हैं। अब कोई किसी भी रेट का माल लेकर कितना भी जमा कर सकता है, रख सकता है। इसमें अडानी जी हो सकते हैं, अंबानी जी हो सकते हैं, और इनके बड़े भी प्लेयर हो सकते हैं, विदेशी बायर भी हो सकते हैं, मगर वो किसान के लिए, किसान, यूपी का किसान महाराष्ट्र में बेचने नहीं जा सकता, आंध्र प्रदेश का किसान हरियाणा में बेचने नहीं आ सकता। इसका मतलब साफ है कि इन तमाम मिल्स, इन तमाम कंपनी, इन तमाम बड़े ट्रेडर्स के बीच में फिर भी मीडिएटर्स होंगे। ये बिल्कुल सरासर एक झूठी बात और इस देश को बरगलाने की हरकत है। इस हरकत से बाज आना चाहिए। आपके सामने मंडी पर खड़ा हूँ और मंडी पे साबित कर रहा हूँ कि बिचौलिए फिर भी होंगे, दलाल फिर भी होंगे। क्यों इस देश का बेवकूफ़ बनाते हो कि दलाल ख़त्म हो जाएंगे और बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और किसान जो है मार्केट में उसका माल धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी मैं किसानों की तमाम परेशानियों पर बात करूंगा।
खेत पर जाऊंगा, बाकी चीज़ों पर मिलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा फिलहाल कि आप लोग पूरी तरह से मामले को समझ सकें। मैं यहाँ इस वक्त हरियाणा की एक बड़ी मशहूर मंडी में मौजूद हूँ। इस मंडी से इस इलाके के तमाम इलाकों के किसानों का काम चलता है। ये सिर्फ एक साजिश है किसानों के, छोटे व्यापारियों के खिलाफ कि सिर्फ अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह बड़े प्लेयर हिंदुस्तान में रह जाएं और छोटे लोग सिर्फ नौकरी करें, आउटलेट खोलकर चलाएं। ये थे नज़रियात। तो पहले जो छोटे ट्रेडर हैं वो कह रहे हैं कि इससे भारी नुकसान होगा, उनके रोज़गार बंद हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो बड़े ट्रेडर हैं वो ये तस्लीम कर रहे हैं, कबूलनामा दे रहे हैं कि किसान डायरेक्ट कभी भी लास्ट डेस्टिनेशन पर अपना माल नहीं पहुंचा सकता, उसको बीच में दलाल बनाना पड़ेगा। यानी कि जो बड़े बायर्स हैं, वो बहुत बड़े बायर्स हैं, वो अपने आउटलेट खोलेंगे, उन आउटलेट तक जो है किसान अपना माल पहुंचा सकता है। चूँकि महाराष्ट्र का किसान उत्तर प्रदेश में आके बेचेगा, उत्तर प्रदेश का किसान कलकत्ता में जाके बेचेगा, ये सूरत हाल नहीं होती है। जबकि बड़ी कंपनियों के जितने भी उनके लास्ट डेस्टिनेशंस होते हैं, उनके वो कहीं कहीं अलग अलग इलाकों में होते हैं, हर इलाके में नहीं पाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि किसान जब अपना माल लेके जाएगा, जो दाम जो है वो उसको तय किया जाएगा, वो उसको लेना पड़ेगा। अगर आज आप गन्ने के रेट को ओपन मार्केट में छोड़ देंगे, शुगर मिल पर छोड़ देंगे कि गन्ने का रेट आप तय नहीं करेंगे और शुगर मिल तय करेगा, तो फिर अपनी मर्जी से, हमने देखा है 2 रुपये क्विंटल भी गन्ना बिकते हुए, हमने देखा है 1.5 रुपये क्विंटल भी गन्ना बोते हुए, और हमने देखा है किसान को ज़मीन पर कूद कर अपनी बुग्गी को फ्री में भागते हुए। तो सूरत हाल भी इस देश में गुजरी है, उससे भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। एक बात आप समझ लीजिएगा, मैं ये कहूँगा कि किसानों की ज़मीनों को, ये इस तमाम सिचुएशन पर मेरे ख्याल से एक लंबी बात की ज़रूरत ज़रूर है। वो ये भी है कि मैंने इशारों में से सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कुल मिलाकर ये निज़ाम जो है वो ये साबित करता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक सर्टेन जो कैटेगरी है वो बोने के लिए कहा जाएगा, और बाकी जो किसान अपनी चीज़ों को मॉर्गेज में नहीं देंगे, उनका माल मार्केट में नहीं बिकेगा। कल उनको भी अपनी चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही करनी पड़ेगी, अपने ही खेतों में नौकरी करनी पड़ेगी। उनके रेट भी उनसे शायद पहले से ही तय कर लिए जाएंगे, चाहे वो उनके एक लिमिटेड एक जितना खर्चा चला सकते हैं उतना होगा। जबकि अब मंडियों में जैसा कि आपने सुना, आप बोलियां लगाते हैं और जो रेट का हिसाब होता है वो होता है। एक चीज़ का यहाँ पर खतरा हमेशा बना रहेगा, उसे नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर संरक्षण यानी कि सरकार अगर ये चीज़ हटा देती है कि इनकी हमें हिफाजत करनी है और इनको किसान को बचाए रखना है, तो याद रखिएगा विदेशी मंडियों में, विदेशी देशों में इतना अनाज पैदा होता है, इतनी चीज़ें पैदा होती हैं कि वो अपनी किसानों को वो ग्रांट देकर, अपने सब्सिडाइज करके अब उसके माल को बहुत सस्ता मंडियों में भेज सकते हैं, और इतना सस्ता माल लाकर फिर भारतीय किसानों की लागत के अलावा भी दूसरे माल को सस्ते में बेचा जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की चेन को जब बड़े प्लेयर्स होते हैं वो 2 सेकंड में मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब किसानों के खेत से आलू निकला था तो 1 रुपये का 5 किलो बिका था, याद कीजिएगा। और अब चूंकि वो अभी नया नहीं निकला है और अब पुराना आलू जो गोडाउन्स में जिसकी छूट दी गई है कि आप कोई भी ये ज़रूरी चीज़ों में शामिल नहीं होते हैं, गेहूं चावल इन सब को आप स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह आज 60 से 80 रुपये किलो आप आज आलू खरीद रहे हैं, इसी तरह कल हो सकता है कि किसान से वो चीज़ें 1 रुपये किलो ली जाए और इस आम जनता को 100 रुपये किलो दी जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस तरह के खेल ये बड़ी कंपनियां बड़ी आसानी से खेलती हैं, इसीलिए नए नए कानून बनवाती है, नए नए तरीके अपनाती है। तो दोस्तों फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इसकी बारीकियों को फिर से एक बार अगले एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।